नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। 15 दिसंबर तक आ सकता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम का नोटिफिकेशन। सूत्रों के हवाले से खबर, फरवरी मार्च में बिडिंग शुरू होने की संभावना। 6 महीने में 5 चुनी हुई कंपनियों की लिस्ट होगी फाइनल। आवाज एक्सक्लूसिव। महंगे हुए टेलीकॉम कंपनियों के चुनिंदा प्लान, 5 से 20% तक बढ़ोतरी। वोडा, आइडिया, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल ने प्लान में किए बदलाव। जल्द ही और प्लान भी हो सकते हैं महंगे। आवाज एक्सक्लूसिव। निफ्टी ने 14 महीनों बाद बनाया नया रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों से हुई मुनाफा वसूली। पीएसयू बैंक, तेल, गैस, रियल्टी शेयरों में सेलिंग। निफ्टी पर बुलिश है ब्रोकरेज। 2026 के अंत तक 30,000 तक जा सकता है निफ्टी। जेपी मॉर्गन और मैक्वेरी की रिपोर्ट। डब्ल्यूपीएल मेगा ऑक्शन में जमकर बरसा पैसा। महिला क्रिकेटरों की जोरदार कमाई। दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने दिए 3 करोड़ 20 लाख, तो दिल्ली ने युवा श्रीचरनी पर लगाया 1 करोड़ का दाव। विदेशी क्रिकेटर्स भी बनी धनलक्ष्मी। अमोलिया केयर को मुंबई इंडियंस ने दिए 3 करोड़। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा ऐसा कौन सा ऑर्डर पास करे जिससे साफ हो हवा। कारण खोजकर एक्सपर्ट के समाधान को लागू करने का दिया जोर। प्रदूषण की समस्या पर नियमित सुनवाई को बताया जरूरी। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार। 300 किलो तक सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा दूसरे देशों के जेन-ज़ी को भारत से लेनी चाहिए प्रेरणा। न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के दिए संकेत। हांगकांग में 32 मंजिल टावर को भड़की आग। पूरे हाई राइज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फैली हादसे में 65 लोगों की मौत। 280 से ज्यादा लोग लापता। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम का नोटिफिकेशन 15 दिसंबर तक आ सकता है। जी हां, कैबिनेट ने कल ही रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या है पूरी खबर? जी, सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इंसेंटिव स्कीम की घोषणा कल की थी और जो सूत्र हमें बता रहे हैं अगले 15 दिनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 15 दिसंबर तक सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा जो बिड प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने में, और सरकार को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के अंदर उन 5 कंपनियों का नाम हमारे सामने होगा जो इसमें जो है चुने जाएंगे। इसके लिए सभी कंपनियों से डीपीआर मंगाए जाएंगे और उसके आधार पर चुनाव किया जाएगा। अभी तक की जो कंसल्टेशन हुई है उसमें करीब 15 कंपनियों ने देश की रुचि दिखाई है इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन इनमें से 5 का चुनाव होना है। इसके लिए किस तरह की प्लानिंग होती है, किस तरह का उनका डीपीआर होता है, इसके आधार पर चुनाव किया जाएगा। कोई बहुत ज्यादा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं रखी जाएगी, लेकिन कम से कम 1500 करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी होगा इसमें शामिल होने के लिए। और सरकार को उम्मीद है कि 1 सितंबर 2028 तक वो पहला डिसबर्समेंट कर देंगे, लेकिन अगर इससे पहले भी कोई कंपनी अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लेती है तो उसे भी इसका जो लाभ है वो दिया जाएगा। साथ ही एक और योजना है वो आईआरईएल को रिवाइव करने की है, वो भी साथ साथ चलेगी और सरकार को उम्मीद है कि 2 से 3 साल के अंदर वो 4 गुना अभी का जो टर्नओवर है उनका उससे ज्यादा कर पाएंगे। कुल मिला के सरकार इस पूरी स्कीम को ज्यादा फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। टेलीकॉम कंपनियों ने भले ही टैरिफ बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन नवंबर में कंपनियों ने चुपके से कई टैरिफ प्लान में बदलाव किया है। टैरिफ प्लान बढ़ने का ग्राहकों की जेब पर कितना पड़ेगा असर, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ में आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की थी। 1.5 साल बीत चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने प्लान्स को रीस्ट्रक्चर और रीजिग कर रही हैं। अगर मैं नवंबर महीने की बात करूं तो हमें वोडाफोन आइडिया के 2 टैरिफ प्लान के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां हमको एयरटेल ने अपना एक 189 वाला प्लान हटा दिया है। वहीं पर रिलायंस जियो ने अपना 209 रुपए वाला प्लान उसको भी स्ट्रक्चर कर दिया है। अब वो आपको कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा, लेकिन माई जियो ऐप के ऊपर दिखेगा। इधर जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसने भी अपने कई प्लान्स के अंदर चेंज किया है। उसने अपने जो छोटे प्लान्स हैं उनकी वैलिडिटी कम की है। तो ये सब इशारा कर रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां लगातार टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो दिसंबर में आपको एक बड़ी टैरिफ में बढ़ोतरी आती हुई और दिखाई दे सकती है। जो ग्राहक हैं उनको एक झटका आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। टेलीकॉम कंपनी अपने हेडलाइन टैरिफ
में 15% से 20% की बढ़ोतरी दिसंबर महीने के अंदर कर सकती है। अब एक नजर आज के बाजार पर। आज के बाजार में रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है। सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का लेवल पार किया तो निफ्टी ने 14 महीनों के बाद नया रिकॉर्ड बनाया। आज के बाजार में निफ्टी ने पहली बार 26,300 का लेवल पार किया है। मार्केट पर ज्यादा जानकारी बता रही है कंचन नौटियाल। हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बोलो या बोलो, निफ्टी का 297 ट्रेडिंग सेशन बाद जो हमने ऑल टाइम हाई देखा है, तो आज का दिन जो हिस्टोरिकली है रिकॉर्ड हो गया है। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया। इनफैक्ट सेंसेक्स की बात करी जाए और ब्रॉडर मार्केट की भी बात करी जाए, अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खासी तेजी आज बाजार में देखने को मिली है। बुल्स का जो जोश है वो काफी ज्यादा हायर टोन में था। बात करते हैं इस तेजी को लीड किसने किया है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छे खासे इजाफे देखने को मिले हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करी जाए तो दो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा पेन आज के सत्र में रहा है। उसके बाद ही आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे अपनी, तो आयशा मोटर में एक पेन है, मारुति सुजुकी में और बजाज ऑटो में एक पेन देखने को मिला है आज के सत्र में। अब बात करते हैं कि ब्रॉडर मार्केट का जो मूड माहौल है वो किस तरीके का रहा है। मिड कैप की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो अशोक लेलैंड खबरों के चलते पूरा फोकस में था, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। स्कॉट क्यूबोटा, एमएनएम फाइनेंशियल और कोफोर्ज करीबन 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ली जाए तो देखिए इंडियन बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एल्केम लैबोरेटरीज और साथ में ऑयल इंडिया में एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस दिन का काफी लंबे टाइम से बाजार जो है इंतजार कर रहा था। हर बार हम देख रहे थे कि सेकेंड हाफ में आके एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। फाइनली आज बाजार ने जब ओपनिंग करी तो वहां पे गैप अप के साथ बाजार ने नए ऑल टाइम हाई को टच किया है। साथ ही बाजार नया हाई लगा चुका है। ब्रोकरेज का मानना है कि बुल्स की रफ्तार और बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन और मैक्वेरी के मुताबिक साल 2026 के अंत तक निफ्टी 30,000 का स्तर छू सकता है। पूरी रिपोर्ट समझा रही है कंचन नौटियाल। आज बाजार में एक अच्छा खासा माइलस्टोन हमें देखने को मिला है। निफ्टी 26,300 के आंकड़े को जो है पार कर गया है। लेकिन जेपी मॉर्गन और मैक्वेरी इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यहां से जो रैली है वो आगे चल के शानदार हमें देखने को मिल सकती है। 30,000 तक निफ्टी दिसंबर तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कैलेंडर ईयर 26 तक हमें ये कंप्लीटली 30,000 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर बेस केस भी हम माने ना तो निफ्टी को 30,000 लगाने से कोई नहीं छू सकता। ये दोनों ही जो ब्रोकरेज है वो बोल रही है इस टाइम पे। उसको जो बूस्ट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है। इस टाइम पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी ज्यादा फेवर कर रही है। इनफैक्ट जो फिस्कल पॉलिसीज भी है वो भी फेवर में खड़ी हुई है। डिमांड की बात करी जाए तो वहां से अच्छा खासा जो एक ग्रोथ मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन थीम जो है वो बरकरार इस टाइम पे बनी हुई है। इस टाइम पे अगर बात करें एमएससीआई इंडिया अर्निंग की तो वो हमें 13% की देखने को मिल सकती है। कैलेंडर ईयर 26 में 27 की बात करी जाए तो ये 14% का अनुमान जो है जताया जा रहा है। इनफैक्ट जो अब आप अर्निंग्स देख रहे हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा जो रीबाउंड है ये हमें देखने को मिला है। Q2 के नंबर्स ही आप देख लीजिए, उसे कंपेयर करें तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ इस टाइम पे अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। तो सारे ही फैक्टर्स हैं जो निफ्टी को 30,000 तक पहुंचा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का उद्घाटन किया। इस रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट ने तैयार किया है। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है और ये अपने साथ 300 किलो सैटेलाइट से जाने में सक्षम है। आज इसकी पहली झलक दिखाई गई। विक्रम 1 रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। पीएम ने न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जल्द न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर की एंट्री होगी। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत प्रदूषण खत्म कर दे, क्योंकि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार है। तो आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला उठा। अमेकस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली एनसीआर में हालत काफी खराब है, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई तुरंत करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे हम घुमा दें और प्रदूषण गायब हो जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स बताएं कि किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, किस तरह के निर्देश देने की जरूरत है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई सोमवार को करेगा। के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब बात विमेंस प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस साल WPL का क्रेज भी काफी बढ़ गया है। आज WPL का मेगा ऑक्शन हो रहा है और उम्मीद है कि इस बार खास तौर पर भारतीय महिला क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, अभी तक कितनी फीमेल क्रिकेटर्स का ऑक्शन हो चुका है? तो ये ऑक्शन अभी भी जारी है, लेकिन जैसा आपने कहा कि महिला क्रिकेटर्स पर खासतौर पे इंडियन क्रिकेट टीम, विमेंस टीम जिसने वर्ल्ड कप उठाया इस बार, उन पर सबका फोकस है और इनफैक्ट उन पे पैसों की बारिश भी हो रही है। आइए एक बार देखते हैं कि अभी तक के ऑक्शन में क्या हुआ। तो देखिए, पहला राउंड था मार्की प्लेयर्स का कि उनको कितना पैसा मिलेगा। तो भारत की अपनी हमारी दीप्ति शर्मा, जिन्होंने जो विमेन ऑफ द टूर्नामेंट रही है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही वर्ल्ड कप में, 3.2 CR यूपी वॉरियर्स ने उन्हें रखा है अपने पास। और फिर काफ़ी सारी ऐसी विदेशी महिला क्रिकेटर्स भी हैं जिन पे काफ़ी पैसा बरसा है। एमिलिया केर, न्यूजीलैंड की जानी मानी क्रिकेटर, मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में उन्हें अपनी तरफ लिया है। और इसके अलावा मैग लैनिंग, जो कि अपने खेल से सबको आश्चर्यचकित करती हैं, जब भी देखो 2 करोड़ के आसपास की वैल्यू इनके लिए लगाई है यूपी वॉरियर्स ने। यूपी सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहा है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। सोफी डिवाइन, नो डाउट कि इनके बिना कोई टीम पूरी हो नहीं सकती। 2 करोड़ में यूपी वॉरियर्स ने इन्हें भी अपनी तरफ ले लिया है। तो एक अच्छी टीम बनती हुई वहाँ दिखाई दे रही है। लॉरा वॉलवर्ड, उनकी पारी, चाहे वो फाइनल्स की हो, सेमीफाइनल के 2 शतक इस वर्ल्ड कप में, और सबका मन उन्होंने मोह लिया था। उनको 1.1 CR में दिल्ली कैपिटल ने अपनी तरफ रखा। तो ये तो मार्की प्लेयर्स हो गए, लेकिन इंडियन प्लेयर्स जिनको आपने वर्ल्ड कप में अपना जलवा बिखेरते हुए देखा, उनका क्या हाल रहा। श्री चरणी, कमाल की यंगस्टर, पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी की, इसलिए 1.3 CR में दिल्ली कैपिटल ने उन्हें अपने पास रखा है। राधा यादव, जिनके लिए कहा गया कि वो इलेक्ट्रिक वायर है फील्ड पर, 60 लाख में RCB ने कहा हमारी तरफ आइए। इसके अलावा क्रांति गौड़, मध्य प्रदेश की युवा बॉलर जिन्होंने खूब विकेट चटकाए, 50 लाख में यूपी वॉरियर्स ने कहा MP छोड़ के हमारे पास, हमारी टीम में खेलिए। हरनील देओल काफ़ी हंसमुख है, फील्ड में भी ऐसी रहती है। यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख में इन्हें भी अपने पास रखा है। और स्नेह राणा, दिल्ली कैपिटल्स में 50 लाख इन पर इन्वेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से इंडियन क्रिकेटर्स, भारतीय महिला क्रिकेटर्स को भी अच्छी खासी कमाई इस बार WPL से होने वाली है। बिल्कुल विपिन जी, साथ ही इस मेगा ऑक्शन का पूरा हिसाब किताब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, क्योंकि IPL के बारे में तो हम जानते हैं उसके ऑक्शंस कैसे होते हैं, लेकिन क्या WPL में भी वही फॉर्मेट फॉलो होता है? काफ़ी हद तक। आइए आपको बताते हैं कि WPL का फॉर्मेट कैसा है। हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है, जैसा हम मेंस क्रिकेट में देखते हैं। टीम को पूरा नया करने का मौका होता है। आप चाहें तो पूरी की पूरी टीम आप इसमें बदल सकते हैं। पिछला मेगा ऑक्शन 2022 में हुआ था। इस बीच 2023 और 24 में हमने 2 मिनी ऑक्शंस देखे, जब कुछ एक प्लेयर इधर उधर गए। और ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हर टीम अपने पास टोटल 18 प्लेयर्स रख सकती है, उसमें 6 विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह बनती है अगर वो लेना चाहें। नाउ अब एक चार्ट आपको दिखाते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी जो मेगा ऑप्शन हो रहा है उसके अंदर किस टीम की स्थिति क्या है। तो देखिए, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ऑलमोस्ट सेम फिगर आपको दिखेंगे। अलाउ करता है ये ऑक्शन की 5 खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो दोनों ही टीमों ने फैसला किया कि वो अपने 5 प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे।
13 स्पॉट इन दोनों में खाली हैं, जिसमें से 4-4 विदेशी खिलाड़ी आ सकते हैं। 13-5-18, 13-5-18 टोटल 18 बन रहा है। आरसीबी ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, 14 स्पॉट्स के लिए ओपन है, 5 विदेशी लेंगे। गुजरात ने 2, 16 के लिए स्पॉट रखा है, 4 विदेशी ये भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी है यूपी वॉरियर्स में, इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ियों को यूपी वॉरियर्स अपनी तरफ ले रहा है। कुल मिला के 6 विदेशी खिलाड़ी भी इनके खाते में आ सकते हैं। तो ये इस वक्त यहां पर टीम्स की स्थिति है। और एक और स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुल मिला के 277 प्लेयर्स रजिस्टर्ड है इस ऑक्शन के लिए, जिसमें से कैप्ड भारतीय यानी ऐसी क्रिकेटर्स जो इंडियन टीम में खेल रही हैं, किसी भी फॉर्मेट में बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट है। कैप्ड विदेशी महिलाएं जो अपने देश की टीमों में हैं। अनकैप्ड मतलब खेलती तो है क्रिकेट, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई वाले दायरे में नहीं आई या इंडिया के लिए किसी फॉर्मेट में नहीं खेल रही। उसी तरह से 17 विदेशी खिलाड़ी हैं जो कि अनकैप्ड हैं। अब ये नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्लॉट सिर्फ 73 खाली हैं। 277 लोग हैं बोली में, लेकिन सिर्फ 73 लोगों को यानी 200 खिलाड़ी इसमें से चुने नहीं जाने, उन्हें कोई ऑप्ट नहीं करेगा। तो बहुत स्टिफ कंपटीशन है। महिला क्रिकेट भी अब ऑलमोस्ट पुरुष क्रिकेट जैसा हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ऑप्शन, लेकिन फिलहाल अभी तक पैसों की बारिश जारी है। जी बिल्कुल विपिन जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। एक तरफ विमेंस प्रीमियर लीग का क्रेज है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड कप चैंपियंस महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पीएम ने सभी खिलाड़ियों से बात की और शानदार जीत की बधाई भी दी है। इस साल पहली बार विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने फाइनल में नेपाल को पूरे 7 विकेट से हराया और कप अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी TC दीपिका ने की। हम आपको बता दें कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी और हर मुकाबले में अपना दबदबा दिखाया। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में खेले जाएंगे। अब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए अहमदाबाद कितना तैयार है, देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये खास रिपोर्ट। यह है अहमदाबाद का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को 852 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10 अलग अलग खेलों का आयोजन यहाँ किया जा सकेगा। अभी भी पूरे देश से खिलाड़ी यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आते हैं। गुजरात सरकार भी राज्य में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इस दिशा में गुजरात भी अपने प्रयासों को लगातार गति दे रहा है। गुजरात ने हाल के वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा निवेश किया है। कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। ये है ट्रांस स्टेडिया जो बनकर तैयार है। इसे गुजरात सरकार ने PPP मॉडल के तहत तैयार किया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वीर सावरकर स्टेडियम के अलावा 5 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तैयारियां हैं। इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद अच्छे से तैयार हो रहा है। हमारे पास ये इंडोर एरिना भी है इनके साथ, स्टेडियम के साथ, जहाँ पे हम दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स का। और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार भी है। और ना कि सिर्फ नॉर्मल स्पोर्ट के लिए, हम पैरा स्पोर्ट के लिए भी तैयार है और उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ग्लासगो में जब अहमदाबाद की मेज़बानी का ऐलान हुआ तो गरबा और ढोल नगाड़ों के साथ उसे सेलिब्रेट किया गया। अब वक्त है वर्ल्ड क्लास गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स को एक यादगार आयोजन बनाने का। हालांकि इसके लिए अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन अहमदाबाद अभी से इसकी तैयारी में जुट गया है। कॉमनवेल्थ आने से सिर्फ बड़े बड़े मैदान ही नहीं बनेंगे, लेकिन खिलाड़ियों का जुस्सा हाई होगा और मेडल की टैली भी बढ़ जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। साथ ही 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इस वजह से खिलाड़ी इस पर क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो नारायणपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाकर खिलाड़ियों से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भविष्य के गोल्ड मेडलिस्ट के साथ आइए हम बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ आने से उनको किस तरह की फीलिंग हो रही है, आप बताइए। कॉमनवेल्थ आने से मेरी प्रैक्टिस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और इस मैच पे हम पूरी जीतने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कर पाऊँ बिकॉज ऑफ दिस। और भी कई सारे खिलाड़ी हैं, आप बताइए कॉमनवेल्थ हमारे शहर में खेला जाएगा, क्या कहेंगी? मैंने मिट्टी पे खेलना शुरू किया था। मिट्टी पे खेलने के बाद हमें इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है मैट पे, तो हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे?
एज अ स्पोर्टमैन सबके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सब प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा तो गर्व की बात है ये। तो अभी 5 साल के बाद कॉमनवेल्थ खेला जाएगा, लेकिन गुजरात और पूरे देश से यहाँ मौजूद जितने भी प्लेयर हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ आने से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन खिलाड़ियों का जोश भी काफी हाई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में 7 सीटर कार XEV 9S लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 19,95,000 से 29,45,000 रुपए के बीच है। इस गाड़ी में क्या खास है, बता रहे हमारे संवाददाता कुमार संजय। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी नई पेशकश, नाम है XEV 9S और ये 7 सीट वाली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 19,95,000 से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 29,45,000 रुपया। और कंपनी इसमें 3 बैटरी पैक ऑप्शन देती है। पहला है 59 किलोवाट, दूसरा 70 किलोवाट जो नया है और तीसरा 79 किलोवाट। और तीनों का जो पावर है मोटर का वो अलग अलग है, लेकिन जो टॉर्क है वो सेम है 380 न्यूटन मीटर। और कंपनी का कहना है कि इस 9S का जो रियल में जो रेंज है आपको मिलता है वो है करीब 500 किलोमीटर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। ये आपका इंटीरियर है। मैं इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये खुल जाता है। खुलने के बाद ये इसका डैशबोर्ड का लेआउट है और ये सारा इंटीरियर है, आप देख सकते हैं। और जो इसका 3rd रो सीट है वो आपको यहाँ मिलता है। ये आपका 3rd रो सीट है। मैंने यहाँ से प्रेस किया और सीट ओपन होता है और यहाँ पर ये 2 लोग पीछे आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। लेकिन जो रियर सीट है, जो 3rd रो सीट है, उसमें बच्चे ही आराम से बैठ सकते हैं। बड़े लोगों को बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी का कहना है कि इसमें बूट स्पेस, यानी 3rd रो सीट को फोल्ड कर दें तो करीब आपको 500 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। जबकि जो इसका फ्रंट है, यानी जो सामने जो स्पेस मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसमें इंजन तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको करीब 150 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। इसका डिजाइन काफ़ी खूबसूरत है, 9E से थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। और इसमें कुछ चीज़ें जो एड ऑन किया गया उनमें है पैनोरामिक सनरूफ, दूसरा रडार के सारे सिस्टम इसमें दिए गए। जो सेफ्टी फीचर्स हैं 7 एयर बैग के साथ इसमें जो अडास हैं वो भी इसमें दिया गया है और रडार भी दिया गया है। साथ ही जो फ्रंट सीट है और जो मिडिल सीट है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन इसमें कंपनी दे रही है। और कंपनी का कहना है कि इसकी जो बुकिंग है वो 14 जनवरी अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी और जो इसकी डिलीवरी है वो 23 जनवरी से कंपनी शुरू कर देगी। अगली बड़ी खबर आ रही है हांगकांग के ताइपो से। हांगकांग के ताइपो में बुधवार को एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 76 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 280 लोग लापता है। ये कॉम्प्लेक्स 8 इमारतों का था, जिसमें हर इमारत 35 मंजिल की थी। इसमें करीब 2000 अपार्टमेंट थे। 4 इमारतों में लगी आग पर लगभग 10 घंटे बाद सुबह तक काबू पाया गया। 3 इमारतों में आग पर 20 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। मामले में पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।